जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारे यहाँ जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद कैसे सभ्यताएं डेवलप हुई और किन किन सभ्यताओं का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में था, यानी वर्ल्ड वाइड इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया आखिरकार है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और उसमें क्या राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, किन किन चीज़ों की उपलब्धियां और किस लिए यह महत्वपूर्ण इतिहास में है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और व्यापार के साथ इसका क्या संबंध था। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पहले स्लाइड की ओर। राइटिंग एंड सिटी लाइफ जो आपको एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। इससे दोनों का मतलब स्पष्ट है कि लिखने की कला विकसित हुई और साथ में शहरी जीवन भी विकसित हुआ। वह कैसे हुआ, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी भी है, उसको भी समझेंगे हम। चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगले स्लाइड में। अब एक बात समझिए, इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की महत्वपूर्ण सभ्यताएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं जो नोन थी उसको हम समझेंगे। अब उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता को विस्तार से समझेंगे। द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, जिसका जो टाइम पीरियड, अच्छा इसमें हम नाम के साथ साथ उनका टाइम पीरियड भी समझेंगे, ओरिजिनल लोकेशन कहाँ था और करेंट लोकेशन कहाँ है और वर्तमान में हाइलाइट्स क्या क्या है, मतलब उनके जो कुछ ऐसे जिसके कारण वो प्रसिद्ध हैं उनको भी समझेंगे। तो अब बात करते हैं इसी क्रम में सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन की। प्राचीन यूनानी सभ्यता, एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 2700 बीसी से 479 बीसी। अच्छा, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म को एक ओरिजिनल माना गया, उससे पहले के समय को बीसी कहा जाता है। बीसी याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट, आई मीन बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म को मूल समझा गया, उससे पहले के समय को, तो उसके जन्म से 2700 वर्ष पहले से लेकर 479 वर्ष पहले तक का जो समय था वह ग्रीक सिविलाइजेशन के रूप में समझा गया। ओरिजिनल लोकेशन इसका इटली में था, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट फ्रांस में, यानी इटली, फ्रांस और नॉर्थ अफ्रीका। इस अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इनके बीच का जो जगह था वह ग्रीक सिविलाइजेशन के रूप में समझा गया। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वह ग्रीस के रूप में, उस जगह को आज के इतिहास में अगर हम आज के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ग्रीस में पाएंगे आप। अच्छा, इसमें मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या प्रसिद्ध था उस समय जिसके कारण वह नोन है, वह कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आज जो हम देखते हैं दुनिया का हर देश में लगभग डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है क्योंकि वह बहुत ही अच्छा है और उसकी विशेषताएं क्या है उसको हम समझेंगे भी, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले वहीं से हुई थी। अच्छा, सीनेट की बात, आज जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं उसी तरह उस समय सीनेट यानी संसद के रूप में समझा जाता था। और ओलंपिक्स गेम जिसके बारे में समझते हैं, ओलंपिक्स गेम होता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले यहीं से हुई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इनसे जुड़े हुए। दूसरा है मायन सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड था वही 2600 बीसी से 900 एडी तक। एडी का मतलब आप डोमिनी होता है, यानी उनके बाद का वक्त, राइट है ना, यानी 2600 से लेकर के 900 एडी तक। ओरिजिनल लोकेशन इसकी बात करें तो अराउंड प्रेजेंट डे युकांटन में है। और करेंट लोकेशन की बात करें तो युकांटन, अभी लिख भी दिया है इसे, युकांटन, क्विंटाना और अल सल्वाडोर और साथ में होंडुरास, ये सब जो जगह है यह वर्तमान में, एक्चुअली यह वर्ल्ड मैप में जगह कुछ विदेशों का जो नाम है थोड़ा सा अजीब सा होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आपको अल सल्वाडोर तो नाम याद रहेगा, इसका स्थिति वर्तमान में यहीं पे है। और मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बारे में विस्तृत जो है वो जानकारी यहीं से प्राप्त हुई। और इसके बारे में और भी जानकारी की, अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉमी के बारे में गहन अध्ययन आप इमेजिन कीजिए, सबसे पहले वहीं से शुरुआत की गई थी जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। अगला एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है इसका जो टाइम पीरियड था वह 3150 बीसी से 30 बीसी तक। ओरिजिनल लोकेशन की अगर बात करें तो बैंक ऑफ नाइल रिवर, जिसको नील नदी के किनारे बसा हुआ यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता के रूप में जानते हैं आप। जो इजिप्ट है उसको मिस्र के नाम से जान रहे हैं। करेंट लोकेशन जो है वह इजिप्ट में यानी मिस्र में। और मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड का निर्माण और साथ में ममीफिकेशन, जो शवों को रखने की जो प्रक्रिया थी उसको ममी के नाम से जाना जाता था। तो ममीफिकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स यहाँ की दो मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात और भी है, वह नील नदी के किनारे बसी हुई थी। अच्छा, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें जिसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वह 6500 बीसी से 539 बीसी तक था। ओरिजिनल लोकेशन की अगर बात करें तो यह ओरिजिनल लोकेशन इसका जो है बिटवीन द रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दजला और फरात दो नदियां हैं, उनके बीच का जो जगह है
जिसको दोआब रीजन बोलते हैं, दो नदियों के बीच का जगह जो यूजुअली बहुत ही फर्टाइल होता है, तो उसके बीच में इस अवस्थित है जगह। करंट लोकेशन की बात करें तो इराक, सीरिया और तुर्की इसके बीच का जगह है। लेकिन इराक, आप इराक गणराज्य जो रिपब्लिक ऑफ इराक, इसमें वर्तमान में आप इस जगह को पाएंगे। अच्छा, मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली सभ्यताएं के रूप में इसको जानते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है जब दुनिया में सबसे पहली सभ्यता थी, तो ये आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर का नाम विशेष इंपॉर्टेंस है अभी फिलहाल। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, इसके बारे में चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो यह जो टाइम पीरियड इसका 2600 BC से 1900 BC तक का जो टाइम पीरियड है, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल लोकेशन इसका अराउंड द बेसिन ऑफ इंडस रिवर, या सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला करंट लोकेशन की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है, एंड नॉर्थ वेस्ट टू इंडिया, इंडिया के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह जगह जो है वह भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, और जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। मेजर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है इसकी मुख्य विशेषता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब एक और सभ्यता है जिसको भी जान लेते हैं, तो ऐसा चाइनीज सिविलाइजेशन, यह भी इनका पीरियड जो था वह 1600 BC से 1046 BC तक। ओरिजिनल लोकेशन जो एलो रिवर एंड यांगत्सी रीजन के किनारे बसा हुआ है। करंट लोकेशन की बात करें तो यह चाइना में है। और मेजर हाइलाइट्स की अगर बात करें, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड सिल्क, यह पेपर की खोज और साथ में सिल्क की जो है शुरुआत, इस तरह से इस सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। इसको वांगहो नदी की किनारे बसी हुई, इसलिए वांगहो सभ्यता भी बोलते भी हैं इसको। चलते हैं अब इस चैप्टर में हमने बात किया अभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मिडिल, आई मीन मध्य, और पोटामस का मतलब होता है रिवर। दो नदियों के बीच की जगह मेसोपोटामिया के रूप में जानी गई, यानी दोनों तरफ से नदियां हैं और बीच का जो जगह यूजुअली उपजाऊ होता है, उस जगह पर जो बसा हुआ सभ्यता है वह मेसोपोटामियन सभ्यता है। आपको पता है कि मानव का इवोल्यूशन, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ना था कि मानव का इवोल्यूशन हो गया था, मानव अब रहने लगे थे। तो अब इस सभ्यता के बाद, यानी कि सभ्यता में जैसे हम सभ्यता की बात करें, उसमें क्या हुआ, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, व्यापार, लेखन कला, तमाम चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। तो यह एक सभ्यता जो विकसित हुई, वह कहाँ विकसित हुई, वह सभ्यता विकसित हुई, सिविलाइजेशन बिगैन टू डेवलप अराउंड 12,000 BC। सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी लगभग, यानी विकास जो हुआ 12,000 BC बिफोर कॉमन एरा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। आपको पता है कि यह सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फरात और दजला दो नदियों के बीच की डेवलप हुई थी। अब दो नदियों के बीच डेवलप हुई, उसके पीछे वजह है, हम ऐसे सामान्य रूप से समझते हैं कि नदियों के बीच का जो जगह है वह उपजाऊ जगह होगा, वहाँ पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में, यानी एबंडेंस ऑफ वाटर है, तो जिसके कारण से उनको कोई समस्या नहीं होती थी। कुल मिलाकर के नदी घाटी किनारे विकसित हुई हैं, ये बात समझ में आ गई। एट प्रेजेंट इट इज़ द पार्ट ऑफ इराक एंड कुवैत। वर्तमान में इसकी स्थिति को समझेंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन हमने ब्रीफ में दिया भी था कि इराक और कुवैत के बीच का जगह है। कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छा, कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता का उद्गम स्थल। यह सभ्यता डेवलप हुई कहाँ से, तो वह इराक और कुवैत, वर्तमान में इराक और कुवैत का वह जगह जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के रूप में समझा जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज नोन टू अस बाय वेरियस नेम्स। इसको हम अलग अलग सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। पहला मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा सुमेरियन सिविलाइजेशन, तीसरा बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, अकाडियन सिविलाइजेशन और असीरियन सिविलाइजेशन। अच्छा, सब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्यों? द नेम ऑफ मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटामस मीनिंग रिवर, यानी दो नदियों के बीच का जो जगह था उसका नाम, इसीलिए दो नदियों के बीच का जगह था, मेसोस और पोटामस मिल करके मेसोपोटामिया बना। इसी वजह से इसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पड़ा। और दो नदियाँ कौन थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। और जब अब इस चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ लेंगे तो इस पर ऑब्जेक्टिव पेपर हम बनाएंगे, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। सुमेरियन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको? द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज सुमेरियन, दैट इज वाई दिस सिविलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड सुमेरियन सिविलाइजेशन। जो पहली नोन भाषा थी, जो पहली ज्ञात भाषा थी, वह क्या थी, सुमेरियन भाषा थी, इसलिए इसका नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। अच्छा, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की भी बात हम कही है इसमें। इसका मतलब, इसका नाम बेबीलोनियन सभ्यता क्यों रखी गई?
आफ्टर द 2000 BC यानी 2000 BC के बाद व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित हुआ इस सिविलाइजेशन का, इसलिए इसका नाम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के नाम से, जैसे आपने सुना होगा ना सिंधु घाटी सभ्यता में उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए जो मुख्य केंद्र बिंदु यानी मुख्य शहर के रूप में उभर के सामने आया और पहली बार उसकी खुदाई हुई, तो इस तरह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ की जो भाषा थी, जो जगह था, मुख्य शहर बेबीलोन, इसको प्रचलन में आने के बाद ही इसका नाम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना गया। अगली बारी है अकाडियन सिविलाइजेशन की। तो अकाडियन सिविलाइजेशन लगभग 2400 BC यानी अराउंड 2400 BC व्हेन अकाडियन स्पीकर्स अराइव्ड, जब अक्दी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पहुँचे एंड इस्टेब्लिश दियर रूल, और उन्होंने अपने यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित कर दी साउदर्न पार्ट में। अभी हम इसकी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो साउदर्न पार्ट भी समझ पाएंगे हकीकत क्या था। मेसोपोटामिया इट वाज कॉल्ड एज अकाडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया को अकाडियन सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना गया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दो नदियों मेसोस और पोटामस के मिलने से बना हुआ, यानी मेसोस का मतलब मध्य और पोटामस मतलब रिवर, दो नदियों के बीच का जगह। दजला और फरात दो नदियाँ आपने सुना, ठीक, इस एंड यूफ्रेट्स, इसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रखा गया। सुमेरियन वहाँ की पहली नोन भाषा थी, इसलिए इसका नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा गया। बेबीलोन मुख्य शहर के रूप में विकसित हुआ, इसलिए इसका नाम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा गया। अकाडियन, वहाँ अकाडियन लोग आगे और उसके बाद उन्होंने अक्दी भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, शासन व्यवस्था में भाग लिया, इसलिए उसका नाम अकाडियन सिविलाइजेशन भी रखा गया। उसके बाद है असीरियन सिविलाइजेशन। व्हेन असीरियन स्पीकर्स अराइव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड, जब असीरिया के लोग आकर के वो पहुँचे और अपना शासन स्थापित किया, इसके साउदर्न भाग में ही, दक्षिणी भाग में ही, तो जो कि मेसोपोटामिया का हिस्सा था, वह अब असीरियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से इस सिविलाइजेशन का अलग अलग नाम किन किन कारणों से हुआ, इसको समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की विशेषताएं क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता आप कहें कि खुशहाली था, वहाँ प्रोस्पेरिटी था। खुशहाली का मतलब जब आप खुश रहेंगे तो आप निश्चित रूप से विकास करेंगे, समृद्धि आपका निश्चित रूप से होना है। प्रोस्पेरिटी है तो आप खुश होंगे, और खुश हैं इसका मतलब आप विकास की ओर अग्रसर होंगे। सिटी लाइफ, शहरी जीवन, वहाँ पर जो शहरी जीवन भी देखने को मिला था। शहरी जीवन आप ग्रामीण स्तर की तुलना शहर से करेंगे तो आप अंतर महसूस कर पाएंगे। जो सुख सुविधाएं, जो बेसिक फैसिलिटी गांव में अवेलेबल नहीं होती है, वह सुविधाएं शहर में अवेलेबल हो पाती हैं। तो शहरी जीवन था, इसलिए प्रसिद्ध था। और लिटरेचर की बात करें, साहित्य, किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है तो साहित्यिक सहारा जरूर लेना पड़ता है, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी उसको हम समझ पाते हैं। लिटरेचर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैथमेटिक्स, गणित जो है, आज जो हम गणित की चर्चा सभी जगह है, तो गणित की शुरुआत उस सभ्यता मेसोपोटामिया में भी देखने को मिला था। गणित की खोज, गणित की शुरुआत वहाँ से। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष के बारे में, ये सारी बातें हम जो पढ़ रहे हैं वह मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता थी। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना वहाँ लोगों ने नोन कर रखा था। आर्किटेक्चर यानी वास्तुशैली, स्थापत्य शैली, इसके बारे में भी जानकारी थी। यानी कुल मिलाकर के आप देखें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह प्रोस्पेरिटी थी, सिटी लाइफ थी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। तो आप इस सभ्यता, इस आधार पे आप इसको एक सबसे पहला, विश्व की पहली जो सभ्यता थी इस रूप में इसको हम समझ रहे थे। तो क्यों समझ रहे थे, तो उसके पीछे रीजन इन सबको आप समझ पाए होंगे कि खुशहाली था, शहरी जीवन था, साहित्य का प्रचार प्रसार था, गणित का भी बोलबाला था, खगोल विज्ञान का भी ज्ञान था, वास्तुशैली और स्थापत्य कला का विकास पूर्ण रूप से हो गया था। तो अगले स्लाइड की ओर समझेंगे। अच्छा, एक बात और समझिए, इट वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट प्लेस टू डेवलप एग्रीकल्चर। यह पहला जगह मात्र नहीं था जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए आपको? देखिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए और क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो। इस तरह से हम समझ पाते हैं कि यह जगह उपयुक्त है। लेकिन इट वाज नॉट ओनली द फर्स्ट प्लेस, यह पहला जगह नहीं था कहा गया। इसका मतलब इस और पहले कहीं और जगह पे भी खेती का विकास हुआ होगा। इट वाज ऑल्सो क्रॉस रोड्स ऑफ इजिप्टियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ध्यान रखिए, ये क्या लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह क्रॉस रोड्स ऑफ इजिप्टियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब आप मैप में देखेंगे तो बाईं तरफ इजिप्टियंस यानी मिस्र की सभ्यता है और बीच में मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया ले लीजिए, और सबसे पूरब में यानी ईस्ट में यह जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो जब लोग सिविलाइजेशन डेवलप होगा तो लोग खेती बाड़ी करेंगे, और पहला काम क्या होता है, लोग सस्टेनेबल जीवन जीना, यानी लाइफ को सस्टेन करने वाली बात। तो जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो वहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर को ऑप्ट किया, और एग्रीकल्चर ऑप्ट करने के साथ साथ पहले सस्टेन करने की बात हुई, धीरे धीरे हुआ कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू हुआ, और कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ट्रेड करना, क्योंकि आपके पास जैसे ही सरप्लस आप प्रोड्यूस करेंगे
जितनी ज़रूरत है उससे अधिक उपजाने लगेंगे तो उसको क्या करेंगे, आप मार्केट में बेचेंगे। मानी मार्केट में बेचेंगे मतलब ट्रेड का विस्तार होगा। और ट्रेड का विस्तार जो है वह जो इजिप्ट है, नील नदी के किनारे, यानी बैंक ऑफ नाइल रिवर आपने पढ़ा, तो यहाँ से व्यापार होता था किसके साथ, इंडस वैली के साथ। तो बीच में जो रास्ते पे ही पड़ता था कौन, मेसोपोटामिया। यह भी दो नदियों के बीच का जगह, यानी एक चौराहा था जो कि इजिप्ट और इंडस को जोड़ने वाले रूट में पड़ता था। आपको एक बात और बताऊं कि पहले जितने भी व्यापार के मार्ग थे उसमें सबसे अधिक प्रचलन में वाटरवेज था, यानी समुद्री रास्ते का लोग प्रयोग करते थे बजाय कि स्थल मार्ग का प्रयोग करना। चाहे वो सामान ले जाना हो, लाना हो, इसके लिए लोग वाटरवेज का यूज़ किया करते थे। यानी मैं बताना चाह रहा था कि जो मेसोपोटामिया की जो फिजिकल पोजीशन है वह इजिप्ट और इंडस के बीच की है, इसलिए इसका नाम लिखा गया कि इट वाज आल्सो द क्रॉस रोड्स ऑफ इजिप्टियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके ठीक बीच का जगह था। तो मेसोपोटामिया के लोग चाहते तो टैक्स भी इम्पोज कर सकते थे उन ट्रेड पर। इस तरह से उनका डेवलपमेंट आसानी से हो जाता। यह सिविलाइजेशन बहुत ही वेल नोन हो गई थी, चूँकि क्रॉस रोड पर, यानी वह जगह, अरे ऐसे आम जीवन में समझिए आप, कोई भी जगह अगर मार्केट को कनेक्ट करने वाले रास्ते पे आपने प्लॉट ले रखी है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से जो मेसोपोटामिया का जो फिजिकल लोकेशन था इन दोनों के कनेक्शन के बीच में था। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन मेसोपोटामिया। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे आप उरुक और मारी, जो नाम याद रखिए एक बार, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। यानी कहीं उत्खनन कार्य कभी लंबे समय तक चलता है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे होंगे। तो भारत में इतना लंबा चौड़ा खुदाई या कोई परियोजना नहीं चली थी, इसलिए विशेष महत्व का भी हो जाता है पहलू कि इन खुदाइयों में आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में काफ़ी चीज़ प्राप्त करते हैं। अब हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार और मुद्राओं, इन तमाम चीज़ों का, और साथ में एक लिखित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। इन सब को जान करके हम उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ पाते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन आता है कि यूरोपवासी इसको क्यों महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है, यानी कई पहलुओं से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे आप समझिए, ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख किया गया है। अच्छा, सीमार का जो शाब्दिक अर्थ कहें आप तो सुमेर ईंटों से बने हुए शहर की भूमि से है, यानी वह भूमि जहाँ पर ईंटों से शहर विकसित हुआ था उस जगह को सीमार उल्लेखित किया गया है। किसमें, द बुक ऑफ जेनेसिस में। यूरोप के यात्री और विद्वानों का मानना था कि मेसोपोटामिया को एक तरह से वो अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, यानी उनका मानना था कि हमारे एंसेस्टर यहीं पर थे और उनका जो है यह निवास स्थान था, यानी उनका जगह था, इसलिए उस पर वो खुदाई करवाना चाहते थे और उस क्षेत्र को यह सत्य करना चाहते थे कि सचमुच हमारे पूर्वज यही, यानी उसको सिद्ध करने की कोशिश करते थे कि हमारे पूर्वज वास्तव में यहीं रहते थे। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो शुरुआत हुई 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा जो प्रारंभ किया गया खोज अभियान उसका खर्च उठाया था, और जिसके दौरान मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टी का, मतलब इसको हम टैबलेट बोलते हैं, उसकी खोज की जा रही थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जो फ्लड है, जल प्लावन की जो कहानी है उसका अंकित थी, यानी उस टैबलेट पर वो सारी कहानी उल्लिखित थी। याद रखिए, उसकी खोज की जानी थी, इसके लिए इसका खर्च 1873 में उठाया गया था किसी एजेंसी के द्वारा, याद रखिएगा। अब 1960 तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियाँ हैं वह पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, लेकिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखते हुए अतीत को अपने ढंग से व्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पूरा जो तात्विक खनिजें हैं, जो तकनीकें हैं, वह विकसित होती गई और उसमें और रिसर्च होता गया तो उसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बाइबल की कहानियाँ अक्षरशः जो थी, यानी जो पार्सली थी, वह कंप्लीटली प्रमाण जो होना था वो काम धीरे धीरे खत्म सा हो गया था, गौन हो गया था और धूमिल हो गई थी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए थे और किस तरह से हुआ था। एक और छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल के अनुसार जो बाढ़ की संपूर्ण पृथ्वी पर बाढ़, यानी बाढ़ आ गया इसका मतलब जीवन नष्ट हो जाएगा, पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी, इस तरह की बात। लेकिन जो भगवान ने क्या बोला कि ऐसा है कि तुम जीवन पर सुरक्षित रखो, पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाए, जिसके लिए नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना गया, जो वो एक बहुत बड़ा नाव बनाया और उसमें बोला गया कि सभी जीव जंतु के एक एक जोड़ा को, मात्र एक एक जोड़ा को रख लिया जाए। तब जब जल प्लावन हुआ, जब बाढ़ हुआ तो बाकी सब कुछ तो नष्ट हो गया, लेकिन कुछ जो
सुरक्षित रखे गए थे नाव में, वही सब बच गए। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत इतिहास साहित्य में भी मिलती है। तो ध्यान रखिए, किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं कोई तो थे जिन्होंने इसका संरक्षण किया। इस कहानी में मुख्य पात्र को जीव सद्र या शूद्र बोले आप ना, जीव शूद्र या उतना अपशिष्टम कहा जाता था। तो इस नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि इस तथ्यों के आधार पे जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसके में जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें बताया गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसलिए खुदाई का काम शुरू हुआ और काफ़ी लंबे समय तक चला था। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी को समझिए। आज पहला पॉइंट ये रहेगा फिर कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर आप देखें तो भौगोलिक स्थिति में अभी आपको पता तो हो ही गया होगा कि मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच का दोआब रीजन था, यानी दो नदियों के बीच का जगह था। वह निश्चित रूप से वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी थी, पानी की उपलब्धता थी। इसका मतलब कृषि कार्य भी विकसित रहा होगा, जो पशुपालन भी विकसित रहा होगा। तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, फर्टाइल क्रिसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे इस मैप में। देखिए दूसरे वाले मैप में जो फर्टाइल क्रिसेंट लिखा हुआ है, ये जो आकृति आपको दिख रही है यहाँ पे आकृति, ये जो फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब हुआ, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, या क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्र के रूप में। क्रिसेंट का मतलब हम लोग समझते हैं ना, छोटा सा चांद का हिस्सा, इस रूप में हम समझ पाते हैं इसको क्रिसेंट। हाँ, तो यह जो जगह दिख रहा है आपको, यह फर्टाइल क्रिसेंट के रूप में है। यह समझिए नीचे वाला जो पोर्शन है आप जो दिख रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ब्लू लाइन जो है वह रिवर को रिप्रेजेंट करती है और बीच वाली लाइन जो है मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, वह बीच का लाइन जो था वह मेसोपोटामिया था। जरा इसको और समझते हैं और आगे इसके भौगोलिक स्थिति को। उत्तर पूर्व में देखिए क्या था, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में हरे भरे मैदान थे और वृक्षों से भरे पर्वत श्रृंखला। पूरब के तरफ और उत्तर पूरब में हरे भरे मैदान, मतलब निश्चित रूप से वहाँ पर वाटर की उपलब्धता थी, तो घास के मैदान थे और वृक्ष जो थे वह पर्वत तो थी लेकिन उसके ऊपर वृक्ष भी थे। और ध्यान रखना कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट में क्या था, ऊंची भूमि थी, हाई लैंड था, मतलब एस्टेपी का मतलब घास के मैदान से वहाँ पर जानवरों को चराना आसान हो गया था। खाली मैदान था, ऊंचा जगह था और घास के मैदान थे। पूरब की अगर बात करें तो पूरब में ईस्टर्न पार्ट में दजला और उसकी जो सहायक नदियाँ थी वो वहाँ पर विकसित थी। उसकी जो ट्रिब्यूटरी उसे निकलती हुई छोटी छोटी नदियाँ जो थी। अच्छा, मैंने बताया था उस समय जितने भी मार्ग हुआ करते थे वह मार्ग कैसे हुआ करते थे, वो मार्ग समुद्री यानी नदी के वाटरवेज के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो हो जाता है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में रेगिस्तान था, रेगिस्तान क्षेत्र, किंतु जो दजला और फरात के कारण जो जगह उपजाऊ भी था, जो दक्षिणी भाग था वह रेगिस्तान था। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, वह रेगिस्तान था, वह फ्लैट सरफेस था और वहाँ पे खेती बाड़ी भी विकसित हुई। क्योंकि दजला और फरात दो नदियों का जो पानी था वो अपने साथ फाइन जो मड है, फाइन मड को वो एक लेयर चढ़ा दिया करती थी। जैसे पानी आया तो उसके ऊपर से अपने साथ ह्यूम्स को ला करके ऊपर से एक लेयर भर देती थी, जिसका परिणाम होता था कि वहाँ ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो गया था। अच्छा, नॉर्थ की बात हम पढ़ रहे थे अभी, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड एसटीपी, जो उसके उत्तर वाले भाग में था, वो जो अपलैंड था और जो घास के मैदान के रूप में विकसित हुआ। ऑफर द परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर एनिमल हर्डिंग एज ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जानवरों को पशुपालन के लिए यानी जानवरों के पालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना जीवन जीने का। क्योंकि जानवरों को आसानी से चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, उनके लिए घास आसानी से उपलब्ध हो पाए थे और जिसमें दूध, मछली, दूध, मांस सब आसानी से उपलब्ध हो जाया करता था और ऊन भी। जो एनिमल हर्डिंग पर प्रीफर्ड ओवर ग्रेजिंग एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर चूँकि घास के मैदान थे इसलिए एनिमल हर्डिंग को विशेष प्रीफरेंस मिला, वजह कि एग्रीकल्चर। हम बात कर रहे हैं उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में हर्डिंग को विशेष प्रायोरिटी दी गई थी एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। कारण वहाँ घास के मैदान अवेलेबल हो गए थे और जानवरों को चराना रखना आसान हो गया था, इसलिए उसको प्राथमिकता दी गई। आफ्टर विंटर गोट्स एंड शिप्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो सर्व्स, सर्व्स मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ वाले, दैट ग्रो, वहाँ पर उग जाया करते थे। तो इस तरह से इनको बात समझिए कि जाड़े के बाद बकरियाँ और भेड़ घास और उगने वाली निचली झाड़ियों को खाती थी, यानी इस जाड़े के दिनों में भी उनको घास की कोई दिक्कत नहीं हुआ करता था। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात हम कर रहे थे तो हरी लहरदार बारिश, धीरे धीरे, लहरदार मतलब जो कॉनिकल ट्री होती है, आपने सुना होगा कॉनिफेरस ट्री। ग्रीन अनड्यूलेटिंग रेंस ग्रेजुअली राइजिंग, वहाँ पर हरे भरे जो पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिख रहे थे, यानी पौधे वहाँ थे। ट्री कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस, जो पहाड़ की जो चोटियाँ थी उसके ऊपर पौधे लगे हुए थे ऊपर की ओर बढ़ते हुए। इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए पर्याप्त बारिश भी, जब जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ बारिश तो होगी। दिस पार्ट ऑफ द लैंड विटनेस द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर अराउंड 7000 to 6000 BC। यह भाग एक गवाह बना कि लगभग 6000 से 7000 BC के पूर्व यह एक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। तो याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का इलाका एग्रीकल्चर के लिए विकसित धीरे धीरे हुआ।
अगली बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन टू द माउंटेन ऑफ ईरान। वह जो एक रास्ता बना, एक गैप जो था उसको फुलफिल किया, उस रास्ते से ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। तो दजला की जो सहायक नदियाँ थी ईरान के पहाड़ को संचार प्रदान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी यहाँ से वहाँ जाने में, चाहे वह किसी वस्तु को ढोना हो या मंगवाना हो, उसमें सहायता मिलना शुरू हो गया, यानी कनेक्शन के लिए एक माध्यम ढूंढ लिया गया। देखिए कहीं से कहीं डेवलप होता है तो उसमें डेवलपमेंट में एक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जरूरी है। साउथ की अगर बात करें, दिस इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया फ्लरिश्ड डिस्पाइट द डिजर्ट। यह वह जगह था, दक्षिणी भाग डिजर्ट होने के बावजूद भी वह पहली बार सभ्यताएं विकसित हुई थी। यह वह जगह है जहाँ रेगिस्तान के बावजूद भी मेसोपोटामिया के पहले शहर फले फूले थे, यानी फले फूले का मतलब विकसित हुआ था। दिस डिजर्ट कुड सपोर्ट द सिटीज बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस कैरिड द फाइन मड। मैंने बोला था अभी कि वो फाइन मड अपने साथ लाया करती थी इनटू द फील्ड्स ड्यूरिंग द फ्लड। बाढ़ के दौरान अपने साथ फाइन मड लाया करती थी और उसको भर दिया करती थी। एंड टू ट्रांसफॉर्म द डिजर्ट्स इनटू द फर्टाइल लैंड, और वो ज़मीन फर्टाइल लैंड के रूप में विकसित हो जाया करता था। तो इस तरह से जो साउथ वाला पार्ट है जहाँ पर पहली बार सभ्यता विकसित हुई थी वह बहुत ही फर्टाइल लैंड के रूप में नोन हुआ। आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द यूफ्रेट रिवर्स ऑन फार्मिंग एंड एनिमल हर्डिंग। खेती और पशुपालन पर यूफ्रेट्स नदी का क्या प्रभाव था? सिंपल सी बात है, व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड्स फर्टाइल सिल्ट इज डिपोजिटेड। उसमें फर्टाइल जो है वो जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाता था, कारण जो उसमें जो फाइन मड्स उसमें वो फुलफिल कर दिए जाते थे इन नदियों के और ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into the small channels। जैसे वो भर जाया करता था, उन पानियों का यूज़ जो है वह अलग अलग चैनलों के माध्यम से एग्रीकल्चर के लिए, यानी इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर दिया जाता था और कहीं कहीं वाटरवेज के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता था। दी चैनल्स फ्लड देयर बैंक एंड फंक्शनड एज इरीगेशन कैनल्स, और इरीगेशन यानी सिंचाई के नहर के रूप में भी विकसित हुआ। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ व्हीट बार्ली पीज लेंटिल्स व्हेन नेसेसरी। यह पानी, जैसे गेहूं की खेती होती थी, बार्ली की खेती होती थी, इन सब में अगर पानी की उपलब्धता की आवश्यकता है तो उसको भी फुलफिल किया करता था। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण बना एनिमल हर्डिंग के बजाय एग्रीकल्चर में भी। दिस इज द रीजन मेसोपोटामिया वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन स्पाइट ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल। मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी हिस्सा था वह अधिक यानी अपर्याप्त बारिश के कारण बावजूद भी वह एक मोस्ट प्रोडक्टिव क्षेत्र बना ड्यू टू यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के फाइन मड के डिपोजिशन के कारण। नॉट ओनली द एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया शीप एंड गोट्स दैट ग्रेज्ड ऑन द स्टीपी। देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, मेसोपोटामिया में जो भेड़ और बकरी की जो चराने की व्यवस्था थी, कहाँ, एसटीपी घास के जो नॉर्दर्न पार्ट में था, प्रोड्यूस्ड मीट, वो मीट दिया करते थे, मिल्क दिया करते थे, और लकड़ी भी इन एबंडेंस पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल। वहाँ क्या क्या अवेलेबल था? फिश, खजूर, डेट्स एंड पाम्स, जो मीट है, मिल्क है, वुड है। सिटीज ग्रू सिंपली बिकॉज ऑफ द रूरल प्रोस्पेरिटी। शहरों का जो विकास हुआ वह कारण कि जो ग्रामीण प्रोस्पेरिटी खुशहाली थी, क्योंकि लोग खुशहाल, अभी बताया था, जब आप खुश रहेंगे तो सब काम अच्छा होता जाएगा, तो खुशहाली थी उन इलाकों में। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल। इसके बावजूद भी, यानी इसका मतलब नहीं हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र था इसलिए वो शहर का विकास हुआ, नो, इसके ग्रामीण समृद्धि के कारण शहरों का विकास भी हुआ। इसके कुछ और भी कारक हैं, उसको भी समझेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के क्या फ़ायदे हैं? ध्यान रखिएगा, सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेस विथ द लार्ज पॉपुलेशन। यानी सिटी और शहर और नगर सिर्फ वह जगह नहीं है जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। अरे अधिक लोग रहते हैं इसलिए हैं क्योंकि उनके डिमांड्स एंड जितनी भी ज़रूरतें हैं, नेसेसरी हैं, वो सभी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। शहर का मतलब ये नहीं है कि वह डेवलप हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि शहर में सभी चीज़ें आसानी से, जो बेसिक फैसिलिटी की चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो पाती हैं। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड द फूड प्रोडक्शन। अच्छा, अर्बन इकोनॉमी जो है, जो शहरी अर्थव्यवस्था है, वह जुड़ी हुई किससे? फूड प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज से। ऐसे आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी पढ़ा होगा। प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्सरी सर्विस सेक्टर होता है। तो जो प्राइमरी है वह जो फूड प्रोडक्शन, आप अगर सरप्लस फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या करेंगे? आप मार्केट में बेचेंगे, मार्केट ट्रेड शुरुआत हुआ, ट्रेड जो हुआ तो इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। तो इस तरह से सभी म्यूचुअली डिपेंडेंट थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह था कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो काम थे वह बटे हुए थे। इज द मार्क ऑफ सिटी लाइफ। शहरी जीवन का जो काम था, देखिए जो काम है उनका बंटवारा हो रखा था। डिवीजन ऑफ वर्क, यह इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था अर्बनाइजेशन का।
तो कुल मिलाकर के इस पार्ट में मैं इतना ही रखूँगा और अगले पार्ट में विशेष पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके हमने ज्योग्राफी समझ लिया है, अब शहरी जीवन और साथ के साथ साथ जो लेखन कला का विकास कैसे हुआ और लेखन कला का प्रयोग कैसे हुआ, साथ में साक्षरता की स्थिति क्या थी, मेसोपोटामिया में शहरीकरण और मंदिर राजा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे भी। और एक और लास्ट टॉपिक जो समझेंगे जो शहरी जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उसका जो व्यापारिक नगर के रूप में, ट्रेड सिटी के रूप में कैसे इसको हम समझे और उसका क्या इम्पोर्टेंट, लेखन कला के क्षेत्र में क्या देन था। इस तरह की कुछ और इम्पोर्टेंट पहलू जो है दूसरे पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।